फिर एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए, एक तो होता है आपका पेट्रोल, जिससे आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर क्रूड ऑयल कह सकते हैं आप, मैं उसको पेट्रोल लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी याद करने के पर्पज से। ठीक है, तो आप पेट्रोल से एनर्जी निकाल सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को चला सकते हैं, घरों में बिजली पहुंचा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। दूसरा एनर्जी का सोर्स है आपका एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के भी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों एनर्जी से जुड़े हैं। तो इनसे जुड़ी हुई दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है ओपेक और दूसरी है IAEA। ये दोनों के दोनों एजेंसी का या ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वियना में है। ये बहुत ही अमीर देशों की ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, याद रखने का। तो ये छोटे मोटे देशों में मीटिंग नहीं करते, ये जाते हैं सीधा ऑस्ट्रिया के वियना में जाते हैं, वहाँ पे हसीन वादियों के बीच में डिसीजन लेते हैं। तो दोनों के दोनों एनर्जी से जुड़े हुए जो एजेंसी हैं उनका हेडक्वार्टर आप कहाँ याद रखेंगे? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। अभी हम देख रहे हैं IAEA क्या होती है। देखिए, IAEA एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ कैसे हो उसके बारे में बात करती है। इसका दूसरा नाम है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये आप ध्यान रखेंगे कि ये एटॉमिक एनर्जी से वेपन बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, वेपन की बात नहीं कर रही। ये किसका काम करती है? सिविलियन यूज़, यानी कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के उससे बिजली प्रोड्यूस करें, वो सिविलियन यूज़ होता है। तो ये उसी का ही सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज़ के बारे में बात करती है। वेपन पीसफुल नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने आपको ये बताया है। ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑटोनॉमस, इसकी अपनी कहानी चलती रहती है। ऑटोनॉमस का मतलब ये अपने डिसीजन खुद लेता है, लेकिन ये UN का पार्ट है, उसका एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? UN के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, इसके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, फिर इसके कुछ ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसका पार्ट है एक IAEA। ये आप याद रखेंगे। कहाँ पे है ये? वियना के अंदर है। इंडिया क्या इसका मेंबर है? बिल्कुल इसका मेंबर है। ठीक है, इसके आप फंक्शन देख लेंगे, एक बारी आप इसको रीड कर लें, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ये न्यूज़ में क्यों आया? देखिए, ईरान जो है, ईरान के ऊपर US ने कुछ सैंक्शन लगा रखे थे। US कहता था कि ईरान क्या करता है? ईरान अपनी एटॉमिक एनर्जी का सिविलियन यूज़ दिखाता है, सबको बोलता है कि मैं इससे सिर्फ बिजली बनाना चाह रहा हूँ, हथियार नहीं बनाना चाहता। लेकिन ये अपने पीछे बैकड्रॉप में बिना किसी को बताए इस न्यूक्लियर एनर्जी से वेपन भी बना रहा है। ये US को लगता था, इसलिए उसने सैंक्शन लगा रखे थे। 2015 के अंदर US और ईरान के बीच में एक डील हुई, JCPOA। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसका एक्रोनिम याद रखेंगे, मैं इसको खुद याद कराऊंगा आपको, अभी के लिए आप एक्रोनिम याद रखें। JCPOA एक डील हुई, किसके बीच में डील हुई थी? ये हुई थी US और ईरान के बीच में डील। तो इस डील के अंदर क्या बात हुई थी? इस डील में US ने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा लेंगे, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा लेंगे, बशर्ते तुम हमें अलाउ कर दो कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्पेक्ट कर सकें। इंस्पेक्ट कौन करने जाएगा? IAEA के कुछ लोग जाएंगे और वो इंस्पेक्ट करेंगे कि ये जो न्यूक्लियर एनर्जी तुम यूज़ कर रहे हो वो सिविलियन यूज़ के लिए हथियार नहीं बन रहा। उन्होंने क्या कहा? देखिए, यूरेनियम जो है, यूरेनियम को अगर हमें हथियार बनाना है तो यूरेनियम को एनरिच करना होता है। तो इस पैक्ट के अंदर ये कहा गया कि ईरान, सुन ले मेरी बात, तो यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा ज़्यादा। ठीक है, यूरेनियम जब कम एनरिच होता है तो उससे तुम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन हथियार नहीं बना सकते। जैसे जैसे तुम यूरेनियम को एनरिच करते जाओगे वैसे वैसे उसको हथियार बनाना आसान हो जाएगा। तो US ने कहा कि भैया तुम हथियार नहीं बनाओगे, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटा लेंगे। दूसरा, तुम IAEA को इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करोगे, ये US ने JCPO के अंदर कहा। फिर उसने क्या कहा? एनरिच करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूज। कहा कि तुम अपने सेंट्रीफ्यूजेस को कुछ को तबाह कर दोगे, खत्म कर दोगे, कुछ को तुम IAEA की इंस्पेक्शन में ले आओगे। ये सारी बातें ईरान ने मान ली, US ने बदले में सैंक्शन हटा लिए। तो ये सैंक्शन हटे हुए चल रहे थे, पर ट्रम्प भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो तुमने सैंक्शन, इससे तुमने सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से मना किया है, लेकिन जो वो दूसरी मिसाइल बना रहा है, ऐसी मिसाइलें जिसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन ये वाली मिसाइलें भी बहुत खतरनाक होती हैं, तुमने इसके लिए तो ईरान को कोई रोका ही नहीं। तो
ट्रम्प तो वैसे भी सबको पता ही है कि वो कैसे काम करता था। तो ट्रम्प ने क्या कहा कि जो ये डील हुई थी, मैं इस डील से विड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? विड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपको क्या याद रखना है कि ये डील किस किस के बीच में हुई थी? ये डील हुई थी ईरान प्लस में P5 देश कौन से हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो, प्लस में जर्मनी। ठीक है, इन परमानेंट 5 के अंदर यूएस भी आता है। ठीक है, प्लस में जर्मनी। तो इन लोगों के बीच में डील हुई थी, यानी कि ईरान प्लस 6 लोगों के बीच में डील हुई है। और ये 6 लोग कौन से हैं? P5 प्लस में जर्मनी। तो ट्रंप ने कहा कि भाई मैं तो विड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि P5 में से एक यूएस निकल गया। बाकी देशों ने कहा कि हम विड्रॉ नहीं कर रहे। लेकिन ईरान के ऊपर यूएस विड्रॉ कर गया था और यूएस ने दोबारा से सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने से क्या होता है कि अगर कोई बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ईरान में ट्रांजैक्शन करेगा तो यूएस उसको अलाउ नहीं करेगा कि वो यूएस के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर सके। यानी कि यूएस ने क्या कह दिया कि अगर तुम ईरान से डील कर रहे हो तो हमसे मत करना। तो जब ये हो गया तो इंडिया तेल तो खरीद रहा है ईरान से, लेकिन उसकी पेमेंट कैसे करे? अगर कोई बैंक जाएगा उससे पेमेंट करने तो उस बैंक के ऊपर यूएस सैंक्शन लगा देगा। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। अभी और डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। यूएस ने जो है इंडिया को वेवर भी दिया था इस सैंक्शन से, लेकिन ये कहानी चल रही थी। तो ये न्यूज़ में क्या था, आपको P5 किन किन ने साइन किया वो याद रखना है, कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे वो याद रखना है, JCPOA याद रखना है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी किस काम आती है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। अब ईरान ने क्या कहा है कि भाई यूएस मेरे ऊपर से सैंक्शन नहीं हटा रहा है तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तुम्हारी बात मान रहा था कि मैं अपने यूरेनियम को एनरिच नहीं करूंगा। अब जाओ तुम भाड़ में, यूएस मेरे ऊपर से सैंक्शन नहीं हटा रहा है तो अब मैं यूरेनियम को स्टॉक करना चालू कर दूंगा। तो जितनी लिमिट लगाई थी यूरेनियम के स्टॉक के ऊपर, जितनी लिमिट लगाई थी एनरिचमेंट के ऊपर, वो लिमिट को ईरान खत्म कर चुका है। वो उस लिमिट को नहीं मानता। 12 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर उसके पास आज की डेट में है जितना होना चाहिए। एक ट्रीटी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत फेवरेट ट्रीटी रही है यूएस की, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। ये ट्रीटी क्या है? 1970 के अंदर एक, देखिए न्यूक्लियर वेपन को लेके हमेशा से ये बात चलती आई है कि न्यूक्लियर वेपन को कहा जाता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं तो इनको रोक के रखना है, इनकी जो संख्या है उसको कम करना है। तो और ये भी कहा गया कि देखिए मान लीजिए आज यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस इस वेपन को बनाने की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर दे, कहते हैं हम नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड कर दें, तो नॉर्थ कोरिया तुरंत वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना लेगा, उसको रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास टेक्निक आ गई, उसने ये टेक्निक प्रोवाइड कर दी मान लीजिए इसराइल के पास, तो इसराइल तुरंत ही न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। तो इस तरह से क्या होगा, अगर हम टेक्नोलॉजी को फैलने से नहीं रोकेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हर देश न्यूक्लियर वेपन बना के बैठा होगा। तो जब हर देश के पास वेपन आ गया तो जब भी छोटी मोटी लड़ाई होगी वो न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर देगा और वो पूरे के पूरे बड़े एरिया को मास डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो इसीलिए क्या कहा गया 1970 में, देखिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट कब किया था और उसका नाम क्या था? बुद्धा जी कब हंसे थे? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे गूगल करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसलिए मैं आपको गूगल करने के लिए कह रहा हूँ। तो देखिए 1970 के अंदर देशों ने कहा कि हमें एक ट्रीटी की ज़रूरत है। ये जो ट्रीटी है वो क्या रोकेगी? वो रोकेगी इस टेक्नोलॉजी को एक देश से दूसरे देश के पास पहुंचने से। इसको कहा गया कि तुम टेक्नोलॉजी को प्रोफिलरेट नहीं होने दोगे, प्रोलिफरेट नहीं होने दोगे। तो इस ट्रीटी का नाम दिया गया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि टेक्नोलॉजी फैले ना, न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी फैले ना, ये ट्रीटी बनाई गई। इस ट्रीटी में आपको क्या याद रखना है कि इसने पूरे दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा था न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का, ये वो कंट्रियां हैं जो 1970 में न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी बना चुकी थी। और इसके अलावा जो भी बाकी का हिस्सा बचा, बाकी के देश बचे, उन्हें कहा गया नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। यूपीएससी का क्वेश्चन कि कौन सी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, तो इसका आंसर क्या है?
सिंपल तरीका याद रखने का, सारे के सारे P5 देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। वो 1970 में ही न्यूक्लियर हथियार बना चुके थे। क्या P5 में इंडिया आता है? नहीं। तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है? नहीं। तो इंडिया आता है यहाँ पे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इंडिया ने कहा कि ये किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्या कहती है कि एक इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी 5 देशों के पास तो है, ये अपनी टेक्नोलॉजी को नष्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो ये टेक्नोलॉजी है, हम न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन करे रखेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार रहेंगे। लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकते आगे कभी भी। इनके पास कोई भी P5 देश जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, कोई भी P5 देश अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर नहीं करेगा, नॉन न्यूक्लियर वेपन के साथ शेयर नहीं करेगा। तो इंडिया ने कहा कि ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। ये कह रहे हैं कि 5 देश दुनिया में ऐसे रहेंगे जिनके पास इतनी खतरनाक टेक्निक है और बाकी पूरी की पूरी दुनिया उस टेक्निक को डेवलप ना करे, तुम उस टेक्निक को डेवलप करने से मना कर रहे हो। तो इंडिया ने कहा कि हमें तो ये जो तुम्हारी डील है ये खराब लग रही है, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेंगे। इंडिया ने साफ मना कर दिया। तो सिर्फ 4 ऐसे देश हैं आज की डेट में जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया है। वो 4 देश कौन से हैं? इंडिया ने नहीं किया तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया नहीं करेगा तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इजराइल ने तो आज तक किसी की नहीं सुनी है, तो उसने तब क्यों सुनी होगी। तो इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल, ये आप याद रखेंगे। साउथ सूडान एक बहुत ही नया देश है, इसने अभी तक साइन नहीं किया, पर इसके ऊपर ध्यान ही कौन देता है। तो ये 4 आप याद रखेंगे। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं CP, या फिर किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या है? इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान। नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले एनपीटी को साइन कर लिया, उसके बाद कहा कि भाई ना ना ना, जो मैंने साइन किया था वो मुझे वापस कर दे, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। तो वो विड्रॉ कर चुका है। कौन कर चुका है विड्रॉ? नॉर्थ कोरिया। तो आज की डेट में एनपीटी के अंदर कौन से 5 देश नहीं आते? ये 5 देश उसके अंदर नहीं आते। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, 1970 में एनपीटी साइन हुई। उसने कहा कि जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये उसने कह दिया। फिर ये चीज देखने के लिए कि ये टेक्नोलॉजी कहीं सप्लाई तो नहीं हो रही, इन्होंने कह तो दिया कि ये जो 5 देश हैं ये बाकी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं फैलने देंगे, ठीक है। लेकिन ये भी तो चेक करना है कि कहीं यूएस पीछे पीछे से, दुनिया को बता नहीं रहा पर पीछे पीछे से चाइना को टेक्नोलॉजी दे चुका है। रशिया किसी को बता नहीं रहा है लेकिन पीछे पीछे से वो नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दे चुका है। इस चीज़ के ऊपर भी तो लगाम लगानी है। तो 1975 में कह दिया कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये जो है ये इस बात पे ध्यान रखेगा कि न्यूक्लियर की सप्लाई कैसी हो रही है। यानी कि ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा कहीं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास। किस चीज़ का एक्सपोर्ट? न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी का। यानी कि वो क्या कहता है कि भैया तुम एक्सपोर्ट तो कर लो, तुम्हें यूरेनियम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यूरेनियम एक न्यूक्लियर मटेरियल है, तुम उसका एक्सपोर्ट कर लो, लेकिन वो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सिविलियन होना चाहिए, सिविलियन यूज़ होना चाहिए। तुम अगर कोई सेंट्रीफ्यूज भेज रहे हो तो सेंट्रीफ्यूज भेज तो दो, तुम एक्सपोर्ट तो कर दो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के पास। लेकिन एनएसजी क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूज जा रहा है ये सिर्फ सिविलियन यूज़ में आए। तो सारे के सारे सिविलियन न्यूक्लियर मटेरियल या फिर उससे जुड़ी हुई कोई भी तकनीक जब भी उसका ट्रांसफ़र होता है तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप उसको चेक करता है, उसको गवर्न करता है। वो क्या कहता है कि अगर कोई कंट्री जिसने एनपीटी साइन नहीं किया उसके पास अगर किसी देश ने एनपीटी को साइन नहीं किया है तो तुम उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, तुम यूरेनियम नहीं दे सकते, तुम यूरेनियम या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का इक्विपमेंट नहीं दे सकते हो। ये कौन कहता है? एनएसजी कहता है। क्या कहता है? एनपीटी जिसने साइन नहीं किया उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या इंडिया ने एनपीटी साइन किया है? इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है। इसीलिए मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जब यूएस के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की थी तो उसको एक लैंडमार्क जजमेंट कहा गया था। इस सिविल न्यूक्लियर डील में क्या डिसाइड हुआ था? इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि यूएस एनएसजी को मनाएगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को मनाएगा कि सिर्फ
केवल और केवल इंडिया एकमात्र ऐसा देश होगा जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको यूरेनियम दिया जा सके, उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तकनीक, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट दी जा सके। ये क्यों किया था? क्योंकि इंडिया इंडिया को पावर की ज़रूरत है और न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत तेज़ी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते थे। तो सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में आप ये याद रखेंगे। और क्या याद रखना है कि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद उसको वेवर मिला हुआ है। किस चीज़ का वेवर मिला है? एनएसजी वेवर मिला हुआ है, ये आप याद रखेंगे। एनएसजी वेवर मिला हुआ है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ सकता है। ठीक है। क्या इंडिया एनएसजी का मेंबर है? नहीं, इंडिया एनएसजी का भी मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनएसजी का मेंबर बनने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि तुम्हें एनपीटी को साइन करना पड़ेगा। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया, तो एनएसजी कहता है कि जब तक तुमने एनपीटी को साइन नहीं किया तब तक तुम हमारे मेंबर नहीं बनोगे। ये कहानी आपको याद रखनी है। कौन रोकता है इंडिया की एंट्री को एनएसजी के अंदर? चाइना रोकता है। चाइना कहता है भाई इंडिया ने भी एनपीटी साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, तो अगर इंडिया को तुम एनएसजी का मेंबर बना रहे हो तो पाकिस्तान को भी बना लो। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया नहीं बन पाता। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो हम देख रहे हैं उसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे याद रखेंगे कि ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर ये आपका चाइना आता है, मंगोलिया, ये रशिया है आपका। यहाँ पे सेंट्रल एशिया के 5 देश आते हैं। इन 5 देशों में से 4 देश जो हैं वो एससीओ का मेंबर हैं। रशिया जो है वो एससीओ का मेंबर है, चाइना एससीओ का मेंबर है। फिर अभी रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है, और इंडिया जाएगा तो चाइना कहता है भाई इंडिया आ रहा है तो पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। चाइना अपने साथ पाकिस्तान को लेके चलता है। तो एससीओ के मेंबर कौन से हो गए? 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिर रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये एससीओ के मेंबर हैं। एससीओ क्यों बनाई है? चाइना कहता है कि भाई मैं तेजी से ग्रो कर रहा हूँ, मेरे ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करता है यूएस, मेरे ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करता है यूएस। और यूएस ने एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो चाइना ने कहा कि भाई यूएस ने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाई है, ये दुनिया में सिक्योरिटी मतलब यूएस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। सिर्फ यूएस नहीं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ याद रखने के लिए कहानी बताता चल रहा हूँ। तो चाइना ने कहा कि भाई अगर यूएस ऐसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो उसने एक नाटो को काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई गई थी, ठीक है। आज की डेट में मेंबर जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब ये बनाई गई थी तो उस टाइम पे इसका नाम था शंघाई 5, क्योंकि ये 5 देशों ने मिलकर बनाई थी। 5 देश कौन से थे? एक तो रशिया हो जाएगा, एक चाइना हो जाएगा, ठीक है, रशिया और चाइना ये आपके। दूसरे थे आपके केकेटी, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन्होंने मिलकर शंघाई 5 बनाई थी। फिर इसके अंदर उज्बेकिस्तान भी आके जुड़ गया तो इसका नाम कर दिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान भी आके जुड़ गए हैं। ये बहुत ही रिसेंटली हुआ है 2017 के अंदर। तो आज की डेट में इसके 8 मेंबर हैं। अब सेक्रेटेरिएट हमें याद रखने होते हैं, तो जब भी एससीओ आएगा तो आपको 2 सेक्रेटेरिएट याद रखने हैं। एक सेक्रेटेरिएट है एससीओ का सेक्रेटेरिएट, ठीक है। एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है आपका? एससीओ का आपका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग के अंदर, ठीक है, बीजिंग के अंदर। फिर एससीओ का एक और बॉडी है जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ठीक है, स्ट्रक्चर, सॉरी स्क्वाड नहीं है, स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका हेडक्वार्टर है ताशकेंट के अंदर। ये दोनों के दोनों एससीओ के अंदर आते हैं, यानी कि एससीओ का अपना एक सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में और इसी का ही एक ऑर्गन है जिसका सेक्रेटेरिएट है ताशकेंट के अंदर। ताशकेंट कहाँ पे लाई करता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप फिर से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है मैं आपको लगभग बता चुका हूँ क्या चीज़ है ये। एपेक के बारे में बात करेंगे। एपेक के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है। ये देखिए, अगर मैं एक वर्ल्ड का मैप बनाऊं तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप आता है, ये आपका अफ्रीका आता है, यहाँ पे आपका एशिया चालू हो जाता है, यहाँ पे आपका इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है। तो देखिए ये वाले और ये वाले देश, ठीक है, ये किस पे लाई कर रहे हैं? ये लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कौन है? पैसिफिक, यहाँ पे कौन है? पैसिफिक। तो ये पैसिफिक पे लाई कर रहे हैं। और ये वाला जो रीजन है, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है एशिया, ठीक है। तो
एक हमने ग्रुपिंग बनाई थी जिसका नाम था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके अंदर कौन से लोग आ जाएंगे, एशिया के और पैसिफिक के लोग। तो इन लोगों ने एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या इसके अंदर इंडिया है, इसके अंदर इंडिया नहीं है। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे सिंगापुर में लाई करता है, इधर सिंगापुर में इसका सेक्रेटेरिएट है। इसके 21 मेंबर हैं, ठीक है, सारे के सारे आप देखेंगे यहीं पे ही लाई करते होंगे। इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में नहीं आता है, इंडिया इज अ नॉन मेंबर। ब्रिक्स, ब्रिक्स का तो आप याद रख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कब बनी है, देखिए 2000 जमाना जो आया था उस जमाने में गोल्डमैन सैक्स के एक एम्प्लॉय ने कहा था कि जो 2000 का ज़माना है वो ज़माना रहेगा ब्रिक्स देशों का। ब्रिक देश बोले थे उसने। ब्रिक कौन से थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। कि 2000 के अंदर जो देश सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे उनका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर उसके बाद इसको ज्वाइन कर लिया था साउथ अफ्रीका ने और ये बन गया था ब्रिक्स। पहले एक ईंट थी, साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ढेर सारी ईंटें आ गई। ब्राज़ील आपका साउथ अमेरिका के अंदर लाई करता है। रशिया आपका एशिया और यूरोप के अंदर लाई करता है, यूरोप कहेंगे आप। इंडिया एशिया में लाई करता है, चाइना एशिया में लाई करता है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका के अंदर लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं। साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इसको हम मल्टी कॉन्टिनेंट ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, ये भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये आप एक बार रीड कर लेंगे और ज़्यादा इसके अंदर देखने लायक नहीं है। ये आपको याद रखना है कि ये ब्रिक्स, ब्रिक्स ने एक अपना बैंक बनाया है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये कहाँ पे स्थित है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये स्थित है आपका बीजिंग के अंदर, सॉरी ये स्थित है आपका शंघाई के अंदर, ये मैं गलत बोल गया हूँ, ये शंघाई के अंदर स्थित है। बीजिंग के अंदर जो दूसरा बैंक स्थित है उसका नाम है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग के अंदर है। ठीक है, ये मेरे से गलती से इसका बोल दिया मैंने, तो आप ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये कब बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये बना है 2015 के अंदर। 2015 में रशिया में एक समिट हो रही थी जिसका नाम था उफा समिट। रशिया के अंदर एक जगह है उफा, उफा समिट हो रही थी 2015 में, जहाँ पे ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था। इसके अंदर ब्रिक्स नेशन की जो वोटिंग पावर है वो 55% है और इससे कम कभी नहीं होगी। इसके अंदर एक कंटिजेंसी रिजर्व भी बनाया गया है जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को सॉल्व करेगा। यानी कि इंपोर्ट करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होती है, तो अगर आपके पास फॉरेन करेंसी कम है तो आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब आपने ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया है और आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आपको लोन लेने की ज़रूरत है। तो आप लोन लेने के लिए एनडीबी के पास नहीं जा सकते क्योंकि एनडीबी फॉरेन करेंसी में लोन नहीं देगा। आप ऐसे केस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में आप कहाँ से लोन लेंगे, आप लोन लेंगे कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट से, CRA से आप लोन लेंगे। ये आपको याद रखना है, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसको।